ऐसे कैंडिडेट जिनका बीएड या फिर डीएलएड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अपीयरिंग में है, और अगर वो सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने जाते हैं तो वहाँ पर जब उनसे क्वालिफिकेशन पूछा जाता है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो यहाँ पर उनको देखने को मिलता है कि फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा, या फिर जब बीएड की बात आती है तो यहाँ पर उनको देखने को मिलता है फाइनल ईयर इन बैचलर इन एजुकेशन। तो क्या केवल फाइनल ईयर में रहते हुए ही बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे अपीयरिंग में? क्या अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट ईयर में है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में है डीएलएड के, तो क्या वो आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है? इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिनकी पर्टिकुलर किसी सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक लग गई है या फिर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में बैक लग गई है, तो क्या वो आवेदन करने के लिए पात्र हैं अथवा नहीं? इसके अलावा अगर ये सारे कैंडिडेट पात्र हैं, तो जब आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपके मार्क्स के डिटेल मांगे जाते हैं, बीएड या फिर डीएलएड जो भी आप कोर्स किए होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट जो अपीयरिंग में होंगे, चूंकि आपका अभी उनका फाइनल रिजल्ट आया नहीं होगा तो उनके पास मार्क्स के डिटेल नहीं होंगे, तो वो कैंडिडेट कैसे अपना आवेदन कंप्लीट करेंगे, इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और इन सबके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर ये सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और परीक्षा में सम्मिलित होते हैं एज ए अपीयर्ड कैंडिडेट, यानी कि बीएड बीटीसी अभी अपीयर्ड है, अभी उनका फाइनल नहीं हुआ है, और ये सीटेट वो क्वालिफाई कर लेते हैं, तो क्या भविष्य में कोई शिक्षक भर्ती आती है तो क्या इसके बेस पर वो सम्मिलित हो पाएंगे? क्या उनका ये सीटेट एलिजिबल होगा, वैलिड होगा? अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोई भी बीएड या फिर डीएलएड जो अपीयरिंग कैंडिडेट होगा, जाहिर सी बात है उनके मन में ये वाला जो कॉलम दिख रहा होगा, फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा, हर जगह फाइनल ईयर का जिक्र किया गया है, तो इससे बच्चा देख करके कंफ्यूज जरूर हो जाएगा कि केवल फाइनल ईयर वाले ही एलिजिबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड जो कि सीटेट की परीक्षा का आयोजन करता है, वो सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, और जो भी एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है, चाहे केंद्रीय स्तर पर सीबीएसई बोर्ड या फिर राज्य स्तर पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है, वह सभी संस्थाएं जो होती हैं वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। यानी एनसीटी ने अगर कोई कानून बनाया तो वह सब पर पूरी तरीके से लागू होगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर राज्य में कोई भी इंस्टीट्यूशनल अगर कोई सीटेट राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करती है। तो एनसीटी के द्वारा 4 अगस्त 2022 को एक पत्र जारी किया गया, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सीटेट। अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश से एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था इसी बात को लेकर के कि अपीयरिंग कैंडिडेट किस प्रकार के कैंडिडेट को अपीयरिंग माना जाएगा। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि अगर कोई कैंडिडेट बीएड में प्रवेश ले लिया या फिर डीएलएड में प्रवेश ले लिया, चाहे किसी भी वर्ष में हो चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, तो वो अपीयरिंग कैंडिडेट के तौर पर माना जाएगा। इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए एनसीटी ये कहती है, देखिए, इट इज क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया दैट अ कैंडिडेट हु हैज बीन एडमिटेड का मतलब कि जिसने प्रवेश ले लिया इन एनी ऑफ द टीटीसी यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड अंडरगोइंग द टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कैन बी सेड टू बी परसुइंग, यानी कोई भी कैंडिडेट जिसने प्रवेश ले लिया, अब यहां पर एडमिटेड वर्ड यूज किया गया, प्रवेश ले लिया, अब वो किस सेमेस्टर में है किस वर्ष में है उसे कोई मतलब नहीं है, केवल उसका प्रवेश होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप सुबह आपने एडमिशन ले लिया बीएड या फिर डीएलएड में और दोपहर या फिर शाम तक अगर सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया तो भी आप एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। मतलब कि जब नोटिफिकेशन जारी हो रहा है उस समय आप बीएड या फिर डीएलएड में केवल एडमिशन भी ले लिए हैं, चाहे किसी भी सेमेस्टर में किसी भी ईयर में होंगे, तो आपका ये सीटेट पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे आप इसमें सम्मिलित होने के लिए। ठीक है, तो यहीं पर यहीं सब बातों का जिक्र किया गया है कि ऐसे कैंडिडेट जो केवल एडमिशन भी ले लिए हैं वो भी पूरी तरीके से पात्र होंगे। ये आप ऑफिशियल लेटर देख पा रहे होंगे एनसीटी का। और चूंकि जितनी भी एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटीज होती हैं वो एनसीटी के रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड है, इस वजह से सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन करते समय वहां पर फाइनल ईयर दिखा रहा है या फिर फर्स्ट ईयर दिखा रहा है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि सारे रूल्स और रेगुलेशन जो है वो एनसीटी के फॉलो किए जाते हैं। उन्होंने अपने वेबसाइट में कुछ चेंजेस नहीं किया, इसलिए वहां पर फाइनल ईयर शो कर रहा है। जबकि एनसीटी ये पहले ही नोटिफाई कर चुकी है पब्लिक डोमेन में कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको पालन किया जाएगा और केवल एडमिशन लेने वाला भी अभ्यर्थी चाहे किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में क्यों ना हो वो आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होता है। अब आते हैं आपके मेन प्रश्न पर कि मान लीजिए अगर हमने अपीयर में
क्वालिफाई कर लिया तो क्या भविष्य में कोई शिक्षक भर्ती आती है तो हम लोग पूरी तरीके से पात्र होंगे? बिल्कुल पात्र होंगे। लेकिन इस सीटेट या फिर राज्य स्तरीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट का आप यूज तभी कर पाएंगे जब आपका बीएड या फिर डीएलएड कंप्लीट हो गया होगा। कहने का मतलब कि जब शिक्षक भर्ती आती है तो वहां पर बीएड या फिर डीएलएड आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप इसका यूज कर पाएंगे। मैं मेन जो प्रोसेस है वो सिर्फ आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप पूरे फॉर्म को कंप्लीट किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप भरना है इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिया गया है, आप जरूर देख लीजिएगा ताकि कोई भी आपसे गलती ना हो जाए आवेदन करते समय। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है अप्लाइंग फॉर। तो अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं तो केवल अपर प्राइमरी के लिए क्वालिफाई होते हैं। अगर डीएलएड कैंडिडेट हैं और ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है तो उस कंडीशन में आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए क्वालिफाई होते हैं। और अगर आप डीएलएड हैं लेकिन इंटरमीडिएट के बाद किया हुआ है, आप ग्रेजुएट नहीं है, तो उस कंडीशन में केवल पेपर 1 के लिए आप क्वालिफाई होते हैं। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा आप किसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बोथ पेपर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से आपको 2 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाता है जिसमें 22 लैंग्वेजेज का ऑप्शन है। कोई भी 2 लैंग्वेज आप अपने अनुसार यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5th। तो यहां पर प्राइमरी के लिए आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? अब यहां पर मैं फिर से आपको बता दूं कि फाइनल ईयर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन मैंने आपको दिखा दिया। सारी चीजें डाउट आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि यहां पे फाइनल ईयर लिखने का कोई भी मतलब नहीं है। एनसीटी बिल्कुल क्लियर कर चुका है कि केवल एडमिशन लेने वाला अभ्यर्थी भी परसुइंग माना जाएगा, अपीयरिंग माना जाएगा और उसका ये वाला टेट पूरी तरीके से वैलिड होगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक डीएलएड कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके लिए खुलेंगे प्राइमरी में, और इसमें से आप देख लीजिएगा कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप इंटर में 50% हैं और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है आपने, तो पहला वाला विकल्प आपको चुन लेना है। यहाँ पर आपको एक ग्रेजुएशन वाला विकल्प नहीं दिखेगा, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार डीएलएड के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है वह इंटरमीडिएट प्लस इंटरमीडिएट होती है, इसलिए यहाँ पर इंटरमीडिएट ही केवल ऑप्शन आपको दिखेगा। और डीएलएड चूंकि प्राइमरी के लिए एलिजिबल होता है पेपर 1 के लिए, तो इसलिए यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद से जब आप अपर प्राइमरी में जाते हैं तो फिर से यहाँ पर आप अपने अनुसार देख करके सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो सेकेंड पेपर है उसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल साइंस में से कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं। आप डीएलएड किए हुए हैं या फिर बीएड किए हुए हैं उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर डीएलएड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर देखिए नीचे जो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दिया गया है उसको यहाँ पर आप फिल करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपके एजुकेशनल डिटेल यानी जो भी डीएलएड या फिर बीएड आप चुने होंगे उसके अनुसार आपको डिटेल यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर देखिए सबसे मेन ये है, ये आपसे पूछा जा रहा है पास स्टेटस, यानी कि आप पास हो चुके हैं, डीएलएड आपका कंप्लीट हो चुका है अथवा नहीं। तो उस कंडीशन में अगर आपका डीएलएड परसुइंग में है, अपीयरिंग में है, तो उस कंडीशन में आपको अपीयरिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू से आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, पास्ट और अपीयरिंग। तो अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर अपीयरिंग सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपीयरिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद से देखिए यहाँ पर अगला पूछा गया है ईयर ऑफ पासिंग। अब ईयर ऑफ पासिंग में जैसे ही ड्रॉप डाउन मेनू से आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए केवल एक ही विकल्प खुलेगा 2024 का। 2024 ही आपको बाय डिफॉल्ट केवल दिखेगा और यही आपकी मजबूरी हो जाएगी आपको इसको सेलेक्ट करने के लिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये प्रश्न हो सकता है कि मैंने 2023 बैच में एडमिशन लिया है तो 2025 में जाकर के मेरा कंप्लीट होगा, तो क्या मुझे 2024 से चुनना है? देखिए यहाँ पर जो वेबसाइट है यहाँ पर केवल आपको एक ही विकल्प दे रही है 2024 चुनने का, तो आपकी मजबूरी है। ठीक है, तो आप 2024 को सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे भी आप 2025 नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो आपकी मजबूरी है। इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वेबसाइट में ही 2025 या फिर आगे की तिथियों का अपडेट नहीं किया गया। ठीक है, तो आप 2024 यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अपीयरिंग वाले कैंडिडेट। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कोर्स एंड स्ट्रीम नेम। तो चूंकि हमने डीएलएड को सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन खुलेगा एलिमेंट्री और एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद से आगे आपसे पूछा जा रहा है बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट के नेम के बारे में भरना है या फिर कॉलेज के नेम के बारे में भरना है। नहीं, यहाँ पर आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम पूछा जा रहा है। जैसे कि अगर आप बीएड होते हैं तो पर्टिकुलर किसी एक यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड होता है आपका कॉलेज, और अगर आप डीएलएड होते हैं तो किसी बोर्ड से वो एफिलिएटेड होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में डीएलएड की कॉलेज की बात करें तो आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी, यानी जिसे हिंदी में आप परीक्षा नियामक प्राधिकारी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में आप पीएनपी के नाम से जानते हैं। तो डीएलएड के कंडीशन में जो बोर्ड नेम होगा वो पीएनपी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी होगा, और बीएड के कंडीशन में आप जिस भी संस्था से जुड़े हुए हैं वो किस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है उस यूनिवर्सिटी का आपको नाम लिखना है। ठीक है, जैसे कि
स्पेशली गोरखपुर की अगर हम लोग बात करें तो गोरखपुर में जितने भी बीएड के कॉलेज होते हैं वो डीडीयू से एफिलिएटेड होते हैं, उनसे जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आप जो बोर्ड नेम होगा वहाँ पर डीडीयू डालेंगे, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर आप डालेंगे, ठीक है, बीएड के कंडीशन में। तो आप देख लीजिएगा बीएड है या फिर डीएलएड, उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मेनू है बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम में, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू से बहुत सारे ऑप्शंस आपको खुलेंगे बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम का। देखिए यहाँ पर खुल रहा है, और आपको ये ध्यान देना है कि जो भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी है आपको इसमें सर्च करना है। अगर मिल जा रहा है तब तो आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया गया है, तो आप स्क्रॉल डाउन होंगे और सबसे नीचे आपको चले जाना है। पहले आप पूरा देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा कि क्या आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम शो हो रहा है अथवा नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन होकर के चले जाना है। सबसे नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अदर का ऑप्शन दिखेगा। देखिए मैं सबसे नीचे जा रहा हूँ, अदर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अदर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक नया विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, पेज रीलोड होगा और एक नया विंडो, देखिए अभी इसके पास कोई भी बोर्ड का नाम नहीं भरने का ऑप्शन था, लेकिन ये नया विंडो आपके सामने ओपन हो गया। कब ओपन होगा? जब आप यहाँ पर अदर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही अदर सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर आपको अपना बोर्ड और यूनिवर्सिटी नाम सेलेक्ट करने के लिए आ चुका है। तो अगर आप डीएलएड हैं यूपी से तो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, मतलब लिख देना है, वहाँ पर टाइप करके आप लिखेंगे। उसके बाद से देखिए रिजल्ट मोड आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन ये हाईलाइट नहीं होगा। क्यों नहीं हाईलाइट होगा? क्योंकि आपने यहाँ पर अपियरिंग सेलेक्ट कर रखा है। अब अपियरिंग होने की वजह से ना तो आपके पास मार्क्स के डिटेल हैं, तो इस वजह से ये वाला हाईलाइट ही नहीं होगा, मतलब कि आपको यहाँ पर कुछ भरना ही नहीं है। और यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे आपको इंस्टीट्यूट पिन कोड भरना है। अब यहाँ पर बोर्ड नहीं पूछा जा रहा है, इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है कि जिस संस्था से आप बीएड या फिर डीएलएड कर रहे हैं, उस संस्था, जहाँ पर वो संस्था है, उस जगह का पिन कोड आपको भरना है। जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलर देवरिया के किसी जगह पर कोई इंस्टीट्यूट है, तो उस जगह का पिन कोड आपको भरना है, ठीक है। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद से नीचे जो ये सिक्योरिटी पिन है आप इसमें फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ये हो गया अपियरिंग का पूरा डिटेल भरते समय। देखिए अपियरिंग जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो आपके मार्क्स के डिटेल नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन अगर अपियरिंग को हटा करके मैं पास को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब देखिएगा जैसे ही मैं पास को सेलेक्ट करता हूँ, अब आपसे मार्क्स के डिटेल पूछे जाएंगे। वेबसाइट थोड़ी सी अपडेट होने में टाइम लेगी। उसके बाद से देखिए, अब जैसे ही मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, देखिए अब यहाँ पर रिजल्ट मोड भी हाईलाइट हो चुका है। रिजल्ट मोड जो पहले आपके लिए हाईलाइट नहीं था, अब ये हाईलाइट हो चुका। अब जैसे ही आप यहाँ पर परसेंटेज डालेंगे तो उसके बाद से अब आपके मार्क्स भी पूछे जाएंगे आपसे। इससे पहले आपको बाकी के ऊपर के डिटेल को फिल कर, देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने परसेंटेज को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर टोटल मार्क्स भी आपसे पूछा जा रहा है, ऑब्टेन्ड मार्क्स भी पूछा जा रहा है और यहाँ पर परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। यानी कि जैसे ही आप पास को सेलेक्ट करेंगे तो आपसे मार्क्स के डिटेल पूछे जाएंगे। लेकिन जैसे ही पास को हटा करके मैं अपियरिंग कर देता हूँ, तो अपियरिंग सेलेक्ट करने की वजह से चूंकि आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आपके पास अवेलेबल नहीं होगा आपका मार्क्स। तो उस कंडीशन में ना तो आपसे रिजल्ट मोड पूछा जाएगा कि आप परसेंटेज में हैं या फिर सीजीपीए में हैं, और ना ही आपसे आपके मार्क्स के डिटेल पूछे जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट बीएड या फिर डीएलएड अपियरिंग में है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास मार्क्स नहीं है तो आप यहां पर अपियरिंग सेलेक्ट करेंगे, अब आपसे कभी भी मार्क्स के डिटेल नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको आवेदन करना है। यहां पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जितने भी कैंडिडेट जिनकी बैक लगी है, चाहे सेमेस्टर बैक या फिर ईयर बैक या फिर सब्जेक्ट बैक के तौर पर, तो अभी उनका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास फाइनल रिजल्ट नहीं है। हो सकता है कि जब आप बैक पेपर क्लियर कर रहे हो तो आपके मार्क्स बदल जाएं। इस वजह से जिनकी भी बैक लगी है उनको अपियरिंग में ही आवेदन करना है, भले ही आपका सेशन कंप्लीट क्यों ना हो गया हो। आप अपियरिंग में ही आप अप्लाई करेंगे जब तक कि आपका बीएड या फिर डीएलएड कंप्लीट नहीं हो गया है। अगर बैक पेपर भी है तो भी आप अपियरिंग में ही अप्लाई करेंगे, उस कंडीशन में आपसे आपके मार्क्स नहीं पूछे जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए ऐसे कैंडिडेट जो कि अपियरिंग में है। बाकी के फॉर्म को डिटेल में जानने के लिए कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए आवेदन को कंप्लीट करने में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।